हेलो एवरीवन। तो आज हम कंडेंस का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जो है हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमारे पास किसी भी क्रिस्टल का, किसी भी सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है, वो कैसे बनाते हैं। जैसे हमने अपना घर बनाना है, ठीक है, तो घर बनाने के लिए हम पहले क्या बनाएंगे? उसका नक्शा बनाएंगे। नक्शा मीन्स हम कुछ इमेजिनरी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये लेट कर लिया कि हाँ, यहाँ पे हम 4 दीवार बनाएंगे तो हमारा एक रूम बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले इमेजिनरी पॉइंट्स बनाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हाँ, हमने यहाँ पे दीवार बनानी है तो हमारा घर बनेगा। वैसे ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर में भी हमें इमेजिनरी पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ते हैं। यहाँ पे हम कुछ इमेजिनरी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये मान लिया, इस इमेजिनरी पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? लैटिस। इनको हम बोलते हैं लैटिस। ठीक है, तो ये हमारी लैटिस अरेंजमेंट है। अब हमने ये क्या माना है? इमेजिनरी पॉइंट्स माना है। अब इस पे हम एटम्स रखेंगे इन पोजीशंस पे, जहाँ जहाँ पे ये लैटिस पॉइंट्स हैं उन पोजीशंस पे हमने क्या रख देना है? एटम्स रख देंगे। ठीक है, एक एटम भी रख सकते हैं, 2 एटम भी रख सकते हैं, 3 एटम भी रख सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि हम क्रिस्टल कौन सा बना रहे हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, अगर एक एटम है तो उसको हम 1 एटम बेसिस बोल सकते हैं, या फिर मोनोटॉमिक बेसिस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो हम एटम्स रख रहे हैं या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स रख रहे हैं क्रिस्टल को बनाने के लिए बेसिस, लैटिस के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिस। तो बेसिस हमारा क्या है? एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। तो जो बेसिस है, ठीक है, अब हमारा क्रिस्टल कैसे बनेगा? लैटिस के ऊपर हमने बेसिस रख देंगे तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर। लैटिस प्लस बेसिस हमारे पास क्या बन जाएगा? क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अब जो बेसिस है, अगर तो वो 1 एटम बेसिस है, मीन्स हम यहाँ पे भी एक एटम, यहाँ पे भी एक एटम, यहाँ पे भी एक एटम रख रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोएटॉमिक बेसिस। मोनोएटॉमिक बेसिस। इसमें क्या आएगा? सिर्फ 1 एटम आएगा। अगर डायटॉमिक बेसिस है तो उसमें हमारे पास 2 एटम्स आ जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएंगे? 2 एटम्स। जैसे NaCl का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, NaCl मीन्स एक हमने NaCl रखना पड़ेगा, एक पोजीशन पे Cl रखना पड़ेगा। तो इन दोनों एटम्स को रिपीट करते करते हमारा NaCl का स्ट्रक्चर बनेगा। तभी इसको हम क्या बोलते हैं? 2 एटम बेसिस। मीन्स बेसिस है कि मिनिमम हम कितने एटम्स रखें जिसको हम रिपीट करते जाएं लैटिस पॉइंट्स के ऊपर, तो ताकि हमारा पूरे का पूरा क्रिस्टल बन जाए। तो अगर 2 एटम्स है तो डायटॉमिक बन जाएगा। अगर 3 एटम्स हैं, अगर 3 एटम्स हैं तो वो बन जाएगा ट्राईएटॉमिक बेसिस। तो वो क्या बन जाएगा? ट्राईएटॉमिक बेसिस। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये 3 टाइप के बेसिस हो सकते हैं। अब इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 एटम बेसिस भी हो सकता है। ठीक है, तो अब सिर्फ माइंड में ये रखना कि क्रिस्टल कैसे बनता है? लैटिस प्लस बेसिस से बनता है। अब हमारे पास एक वर्ड आता है यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल हमारे पास होता है वो स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसको हम रिपीट करते जाएं, ठीक है, 3D में या फिर 2D में, ताकि हमारे पूरे का पूरा क्रिस्टल बन जाए। जैसे हम घर बनाने के लिए क्या करेंगे? वो छोटी सी ईंट को अगर हम रिपीट करते जाएं तो हमारा पूरा घर बन जाता है। वैसे ही अगर हमने ये क्या है, कुछ ऐसी अरेंजमेंट है लैटिसेस की, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये मान लूँ छोटा सा, ठीक है, ये क्या है? एक स्क्वायर है। तो अगर मैं स्क्वायर को रिपीट करती जाऊं, यहाँ पे भी बना दिया, यहाँ पे भी बना दिया, नीचे भी बना दिया, यहाँ पे भी बना दूं, यहाँ पे भी, इस तरफ भी बना दूं, सब तरफ मैं क्या करती जा रही हूँ? 2D में इसको रिपीट करती जा रही हूँ। तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, जो कि है स्क्वायर की टाइप
का है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यूनिट सेल बोल सकते हैं। ये हमारा क्या है, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या है, स्मॉलेस्ट पोर्शन, ठीक है, जिसको अगर हम रिपीट करते जाएं 2D में या फिर 3D में तो हमारा पूरे का पूरा क्रिस्टल बन सकता है। अब ये यूनिट सेल हमारे पास 2 टाइप्स के हो सकते हैं, यूनिट सेल 2 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेकंड है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब ये प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है। अगर हम एटम की अरेंजमेंट कुछ ऐसे, लैटिसेस की अरेंजमेंट कुछ ऐसे रख रहे हैं, ये क्या है, लैटिस पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे सपोज कर लो मैंने ये बना दिया, ठीक है, ये एक यूनिट सेल बनाया है। अब यहाँ पे अगर ये यूनिट सेल बनाया है मैंने, तो अब हमें फाइंड करना है कि इसके एक स्क्वायर के अंदर कितने नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट आ रहे हैं, इस एक स्क्वायर के अंदर कितने नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट आ रहे हैं। अब हमें वो फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम इस वाले लैटिस पॉइंट को देख लो, ठीक है। देखो अब यहाँ पे माइंड में रखना, मैं एटम्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ लैटिस पॉइंट की बात कर रही हूँ। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में सिर्फ यही डिफरेंस होता है, ठीक है, कि इसमें एक लैटिस पॉइंट आना चाहिए और इसमें एक से ज़्यादा अगर लैटिस पॉइंट आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि एक स्क्वायर के अंदर कितने नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट आ रहे हैं, तो अगर इसका एक कॉर्नर वाला लैटिस पॉइंट देखें, ये और कितने स्क्वायर के साथ शेयर हो रहा है, एक तो इसके साथ शेयर कर रहा है, ठीक है, एक यहाँ पे भी बन सकता है तो इसके साथ भी शेयर करेगा, यही वाला पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पे बना दूँ, इसके साथ भी शेयर करेगा, फिर ये इसके साथ भी शेयर करेगा, ठीक है। अब ये क्या बनाया है मैंने, 2D में स्ट्रक्चर बनाया है। अगर ये 2D में बनाया है तो इसके ना तो ऊपर कोई लेयर होगी, ना तो इसके कोई नीचे कोई लेयर होगी, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट 4 स्क्वायर के साथ शेयर कर रहा है। तो एक स्क्वायर में कितने की कंट्रीब्यूशन हो जाएगी, एक स्क्वायर में 1/4 की कंट्रीब्यूशन हो जाएगी, ठीक है। 1.4 अदर स्क्वायर के साथ शेयर कर रहा है, तो एक स्क्वायर में कितने की कंट्रीब्यूशन आएगी, 1/4 की। ऐसे ही इस वाले पॉइंट की भी, क्योंकि 1 2 3 4, तो इस वाले पॉइंट की भी कितने की आएगी, 1/4 की, इसकी भी 1/4, इसकी भी 1/4, क्योंकि यहाँ पे भी लैटिस पॉइंट होंगे तो ये और 2 के साथ शेयर करेगा। तो हमारे पास ईच कॉर्नर लैटिस पॉइंट की कंट्रीब्यूशन कितने की आ रही है, 1/4 की। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ कॉर्नर लैटिस पॉइंट है, 4, तो एक की कंट्रीब्यूशन 1/4 की, तो कितने आ गए, 1 लैटिस पॉइंट आ रहा है। तो एक स्क्वायर के अंदर हमारे पास एक लैटिस पॉइंट आ रहा है। तो जब भी हमारे पास प्रिमिटिव यूनिट सेल पूछा जाए तो इसमें क्या होगा, 1 लैटिस पॉइंट आना चाहिए, 1 लैटिस पॉइंट इन अ यूनिट सेल। अब यहाँ पे मोर देन 1 लैटिस पॉइंट आ सकता है, मोर देन 1 लैटिस पॉइंट। अब मैंने यहाँ पे एटम्स की बात नहीं की है, मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि अगर एक लैटिस पॉइंट आ रहा है तो वो प्रिमिटिव बन जाएगा, अगर एक से ज़्यादा आ रहे हैं तो वो नॉन प्रिमिटिव बन जाएगा। अब अगर इसमें एक से ज़्यादा एटम आ जाए तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे यहाँ पे 10 एटम आए, ठीक है, जितने मर्जी एटम्स आए वो, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ लैटिस पॉइंट देखने हैं कि कितने आ रहे हैं। तो अगर मैं कुछ ऐसा बना देती, अगर मैं ये बना दूं यूनिट सेल,
ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें कि कितने नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स आ रहे हैं, अब यहाँ पे पहले कोई लैटिस पॉइंट नहीं था, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे नहीं था, तो कॉर्नर पे तो कोई लैटिस पॉइंट प्रेजेंट ही नहीं था, क्योंकि लैटिस पॉइंट तो ये बनाए हैं हमने। अब इसके अंदर एक लैटिस पॉइंट आ रहा है। अब ये देखते हैं कि ये कितने और ऐसे वाले शेप्स के साथ, ऐसे वाले यूनिट सेल के साथ शेयर करेगा। अगर आप ऐसा ही यहाँ पे बना दो, ठीक है, कि क्या ये वाला जो लैटिस पॉइंट है किसी और के साथ शेयर करेगा? नहीं कर सकता, क्योंकि ये बिल्कुल इसके सेंटर में पड़ा है। ठीक है, ये वाला लैटिस पॉइंट इसके सेंटर में पड़ा है, तो अब चाहे यहाँ पे बना लो, चाहे यहाँ पे बना लो, चाहे यहाँ पे बना लो, ये किसी और, ठीक है, स्क्वायर के साथ शेयर नहीं करेगा। तो ये वाला पूरे का पूरा लैटिस पॉइंट इस स्क्वायर के, ठीक है, ये वैसे डायमंड की तरह लग रहा है, तो इस डायमंड के, ठीक है, इस वाले यूनिट सेल के अंदर आ जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने हो जाएंगे? 1। तो ये भी हमारा क्या है? एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है। ये भी एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ये भी क्या है? एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है। अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊं, यहाँ पे और लैटिस पॉइंट लगा दिए, मैंने ये बना दिया, ठीक है, यहाँ पे लैटिस पॉइंट्स हैं। अब हमें इसको चेक करना है कि क्या ये हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा या फिर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा। तो वो देखने के लिए पहले तो कॉर्नर वाला, ठीक है, लैटिस पॉइंट देखो कि वो और कितने और कितनी, ये क्या है? एक रेक्टेंगल है, तो और कितनी रेक्टेंगल के साथ शेयर कर सकता है। तो अगर हम इसको देखें, एक तो इसके साथ शेयर कर रहा है, एक मैं यहाँ पे बना दूँ, एक ऐसे ही यहाँ पे बना सकती हूँ, एक ये बन जाएगी। तो ये वाला कॉर्नर एटम 4 अदर रेक्टेंगल के साथ शेयर कर रहा है, तो एक में कंट्रीब्यूशन कितने की हो जाएगी? 1/4 की। तो इसका 1/4 पार्ट आ रहा है इस वाली रेक्टेंगल में। ऐसे ही इसका भी कितना आएगा? 1/4। इसको भी बना के देख लो, एक ये, एक यहाँ पे बनेगी और एक यहाँ पे, तो ये भी 4 के साथ शेयर करेगा, तो एक में 1/4 आ जाएगा, इसका भी 4 के साथ आ जाएगा, तो 1/4। ऐसे ही इसका भी, तो ये 1/4। तो हमें जो ये वाले 4 लैटिस पॉइंट हैं, यहाँ से कितने नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट मिलेंगे? 4 एटम्स हैं, कितने की कंट्रीब्यूशन है? 1/4 की, तो यहाँ से आ जाएगा 1। बट यहाँ पे एक लैटिस पॉइंट ये पड़ा है और एक लैटिस पॉइंट ये पड़ा है। अब हमें ये देखना है कि ये कितना कंट्रीब्यूट करेंगे इस वाली रेक्टेंगल में। तो ये कितनी और रेक्टेंगल के साथ शेयर हो सकता है? एक तो इसके साथ ही हो रहा है, एक अगर यहाँ पे बन गई इसके साथ शेयर कर जाएगा, ठीक है, किसी और के साथ वो शेयर नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ 2 के साथ जुड़ रहा है, तो एक में कंट्रीब्यूशन 1/2 की हो जाएगी, तो इसकी कंट्रीब्यूशन 1/2 की हो जाएगी। ऐसे ही ये वाला एक तो इसके साथ जुड़ेगा, एक यहाँ पे, तो ये भी 2 के साथ जुड़ेगा, तो एक में कंट्रीब्यूशन 1/2 की। ऐसे कितने लैटिस पॉइंट हैं? सिर्फ 2 हैं, तो 2 × 1/2 ये हो जाएगा 1। तो एक एटम तो मुझे ये इनसे मिल रहा था, कॉर्नर वाले से, और एक इन दोनों से मिल रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने आ गए? 1 + 1 2 लैटिस पॉइंट आ गए, ठीक है। तो अगर एक से ज़्यादा है तो ये क्या है? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ठीक है। तो ये हमारा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल हो जाएगा। तो आपने पूरा चेक करना है, सिर्फ पॉइंट्स को चेक करो, आटम को चेक नहीं करना है कि कितने आ रहे हैं, जितने मर्जी आ जाएं। अगर 8 लैटिस पॉइंट आ रहा है तो वो प्रिमिटिव, अगर एक से ज़्यादा आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? नॉन प्रिमिटिव। अगर मैं यहाँ पे कुछ और अरेंजमेंट बनाऊँ, अगर मैं ये बना देती, ठीक है, अब आपने मुझे बताना है कि ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है या फिर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ठीक है। यहाँ पे लैटिस पॉइंट लगे हुए हैं, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता देना कि ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है या फिर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है। अब एक गेट के ही पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था, 2019 में आया था,
वो कुछ एटम्स लैटिस पॉइंट की कुछ अरेंजमेंट ऐसी गिवन थी। एक एटम लैटिस पॉइंट यहाँ पे था, एक यहाँ पे, ऐसे ही ये सारे। आपको अरेंजमेंट कोई भी दे सकते हैं, ठीक है, आपको उसमें से प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाने आने चाहिए। अब हमारे पास ये कुछ ऐसी लैटिस की अरेंजमेंट गिवन थी। अब क्वेश्चन क्या था कि फाइंड करो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट प्रिमिटिव यूनिट सेल। फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब उन्होंने कहा है कि कितने नंबर ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल इस वाली लैटिस अरेंजमेंट से बन सकते हैं। तो प्रिमिटिव के लिए क्या कंडीशन है, सिर्फ एक लैटिस पॉइंट आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे बनाएं तो हमारी शेप एक तो ये हो सकती है, ठीक है, ये वाले यूनिट सेल भी बन सकता है। अब इसमें अगर आप देखोगे 1 2 3 4 और 4 और अदर के साथ जुड़ेगा तो 4 इंटू 1/4, 4 इंटू 1/4 ये कितना हो जाएगा 1। तो इसमें सिर्फ एक लेटेस पॉइंट आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल। और हमारे पास कौन सी अरेंजमेंट बन सकती है, और बन सकती है ये। अब जो यूनिट सेल की शेप्स डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए, कोई भी शेप रिपीट नहीं करनी चाहिए। अब देखो इन दोनों शेप में बहुत फर्क है, ठीक है, तो ये भी हमारा एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है। क्यों, 4 लेटेस्ट पॉइंट है, 4 एक की कंट्रीब्यूशन 1/4 की, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 1। तो इसमें भी एक लेटेस्ट पॉइंट आ रहा है, तो एक हमारे पास ये बन गया, सेकंड ये बन गया। अब इसको अगर हम थोड़ा सा टिल्ट कर दें, मीन्स इसमें एंगल 60 डिग्री है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा उल्टा करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, जैसे ये बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा 120, तो ये दोनों क्या है डिफरेंट हो गए, इसमें एंगल 60 है, इसमें क्या है 120 है। अब यहाँ पे 4 लेटेस्ट पॉइंट है, एक की कंट्रीब्यूशन 1/4 की, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो ये भी हमारा क्या है एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है। तो ये हमारे 3 प्रिमिटिव यूनिट सेल पता चल गए। अब हमें देखना है कि और कितने बन सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम निकालने हैं जितने बन सकते हैं इसमें से। अब यहाँ से पहले मैंने ये वाला लेटेस्ट पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन किया था, अगर मैं इससे दूर वाले के साथ ज्वाइन कर दूं इसको कुछ ऐसे, ये ऐसे ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो ये भी क्या है हमारा एक यूनिट सेल ही बन रहा है। इसको रिपीट करते जाएंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब कितने हमारे पास लेटेस्ट पॉइंट है 1 2 3 4 और एक की कंट्रीब्यूशन 1/4 की। ये सब में कंट्रीब्यूशन 1/4 की क्यों है, क्योंकि इसके साथ और बना के देख लो, यहाँ पे बनाओगे फिर यहाँ पे ये 3 4 के साथ जुड़ेगा, ये 4 के साथ जुड़ेगा, तभी मैंने बोला है कि एक लेटेस्ट पॉइंट से कितने की कंट्रीब्यूशन आ रही है 1/4 की। तो अब इसमें भी हमारे पास टोटल एटम कितने हैं 1, टोटल एटम बोल रही हूँ, टोटल नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट कितने हैं 1। तो ये हमारा 4th प्रिमिटिव यूनिट सेल बन जाएगा। अब ऐसे ही पहले हमने ये बनाया था, फिर उसको टिल्ट कर दिया था, अब ये बनाया, इसको उल्टा कर दो, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, कुछ ये शेप बन जाएगी,
ठीक है, इसमें भी क्या आएगा 1 एटम, तो ये हमारा 5th यूनिट सेल है। अब इस अरेंजमेंट से आप और कोई यूनिट सेल नहीं बना सकते, ठीक है, अगर बनाओगे तो वो क्या निकलेंगे, नॉन प्रिमिटिव निकलेंगे। अब इससे और कोई डिफरेंट शेप नहीं हो सकती, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल हो जाएंगे 5, तो इसका आंसर आ जाना था 5, ठीक है। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं कि कितने प्रिमिटिव यूनिट सेल बन सकते हैं। तो सिर्फ ये आपको बनाने आने चाहिए और माइंड में सिर्फ रखना कि प्रिमिटिव के लिए ऐसे यूनिट सेल बनाना जिसमें सिर्फ एक लैटिस पॉइंट आ रहा हो। उसके बाद आता है हमारे पास ब्रेविस लैटिस क्या होते हैं। उसके बाद आता है ब्रेविस लैटिस। तो ब्रेविस लैटिस क्या होते हैं, ऐसी लैटिस, ठीक है, या फिर ब्रेविस लैटिस यूनिट सेल भी बोला जाता है इनको। ऐसे यूनिट सेल्स जिनका अगर आप सराउंडिंग देखोगे वो बिल्कुल सेम मिलेगा। एक लैटिस पॉइंट का अगर आपने सराउंडिंग देखा, ठीक है, तो फिर दूसरे का देखा, जैसे आपने पहले वाले का देखा तो उसके साथ बिल्कुल सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी अरेंजमेंट बनाई लैटिस पॉइंट्स की, अगर मैं ये मान लूँ, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक यूनिट सेल है। अगर आप इसके इस तरफ देखोगे तो भी सेम यूनिट सेल मिलेगा, इस तरफ देखोगे तब भी सेम, इस तरफ देखोगे तब भी सेम, यहाँ पे देखा सेम, यहाँ पे भी, और सब जगह आपने देखा इसके सराउंडिंग में आपको क्या मिल रहा है, बिल्कुल सेम सराउंडिंग मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेविस लैटिस, ठीक है, यूनिट सेल। तो अब ये हमारे 2D में भी हो सकते हैं और 3D में भी हो सकते हैं। तो अगर हम 2 डायमेंशनल में बात करें, 2 डायमेंशनल में हमारे पास 5 टाइप्स के होते हैं ब्रेविस लैटिस, ठीक है, कौन से फर्स्ट होता है स्क्वायर। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि दोनों साइड सेम होंगी, इसको A और इसको B। अब यहाँ पे ये एंगल को हमने मान लिया गामा, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, A और B दोनों सेम होंगे और एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। आपको इन 2 पैरामीटर से पता चल जाएगा कि हमारे पास कि ये स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा कि क्या बनेगा। अब यहाँ पे A और B क्या है, ठीक है। अब हमारे पास अगर ये अरेंजमेंट है, ये कुछ एटम्स की अरेंजमेंट है। अब इस लैटिस पॉइंट से अगर मैं इस लैटिस पॉइंट तक डिस्टेंस देखूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बोलूं, इसको मैं बोल रही हूँ ए वेक्टर बोल देती हूँ, ठीक है, इसको मैं बोल देती हूँ B। तो फर्स्ट 2 नियरेस्ट एटम तक मैं गई हूँ, एक को बोला है मैंने A वेक्टर और एक को बोला है B वेक्टर, तो इस A और B को हम बोलते हैं लैटिस पैरामीटर्स। A और B को हम बोलते हैं लैटिस पैरामीटर्स। अगर आप 3D में जाओगे तो वहाँ पे C भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप क्या मान सकते हो, C। तो ये जो A और B हमने चूज़ करने होते हैं, ये चूज़ करने होते हैं हमने बिल्कुल नियरेस्ट वाले एटम के पास जाना पड़ता है, ठीक है, बिल्कुल नियरेस्ट वाले एटम के पास जाना है। तो A और B हमारे क्या हो जाएंगे, लैटिस पैरामीटर। तो आपको लैटिस पैरामीटर से पता चल जाएगा कि अगर तो दोनों सेम है, अगर एंगल 90 है, दोनों सेम है, तो ये क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। अगर दोनों साइड सेम ना हो, ठीक है, अगर दोनों साइड सेम ना हो तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल में कुछ ऐसी शेप बन जाएगी, ये A है, ये B है। A और B हमारे पास सेम नहीं है बट एंगल 90 ही है, एंगल 90 ही है। उसके बाद अब इसमें ही हमारे पास क्या आ जाएंगे, एक प्रिमिटिव रेक्टेंगल हो सकती है और एक नॉन प्रिमिटिव रेक्टेंगल हो सकती है।
ठीक है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट पे बनेगा। जैसे हमने रेक्टेंगल प्रिमिटिव भी बनाया था, नॉन प्रिमिटिव भी बनाया है, ठीक है। तो नॉन प्रिमिटिव के लिए कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे भी एटम प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे भी लेटिस पॉइंट प्रेजेंट होंगे। अब जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने प्रिमिटिव वाला भी बनाया था, ये क्या हो जाएगा, नॉन प्रिमिटिव। तो रेक्टेंगल के अंदर ही हमारे पास टू टाइप्स आ जाएंगी, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव। तो ये हमारा हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि 1 2 प्रिमिटिव फिर नॉन प्रिमिटिव, तो 3 ब्रेविस लैटिस हो जाएंगे। उसके बाद फोर्थ आएगा हेक्सागोनल, उसके बाद आएगा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में हमारे पास क्या होता है, उसकी साइड्स सेम नहीं होती हैं और एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, ठीक है। हेक्सागोनल में हमारे पास ए और बी सेम होंगे, ठीक है, ए और बी सेम होंगे, बट एंगल कितना होता है, 120। तो यहाँ पे इसकी शेप कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा 120, ये ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद फिफ्थ आएगा ओब्लीक। ओब्लीक में ना तो ए और बी सेम होंगे और ना ही एंगल 90 के इक्वल होगा, ठीक है। ओब्लीक में ना तो दोनों साइड सेम होती हैं और ना ही दोनों एंगल सेम होते हैं। तो अब यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे क्या है, 5 टाइप्स के ब्रेविस लैटिस हैं। ये आपको पता होने चाहिए कि 2D में कितने होते हैं, फिर 3D में कितने होते हैं। अब बात करते हैं हम 3D की। 3D में क्या होगा, हमारे पास 14 टाइप्स के ब्रेविस लैटिस मिलेंगे, 14 टाइप्स के इन 3D, ठीक है। वो कौन से होंगे। अब 3D के लिए, क्योंकि 2D वाले तो याद हो जाते हैं, सिर्फ 5 ही हैं, ठीक है, वही स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागोनल और ओब्लिक। बट 3D में इसको लर्न करने का भी एक मेथड है, क्योंकि बहुत होते हैं। तो अब इसको लर्न कैसे करना है, आपने एक लाइन याद रखनी है, सी टॉम देयर, सी टॉम देयर। अब सी मीन्स क्यूबिक, सी मीन्स क्यूबिक, उसके बाद टी मीन्स टेट्राहेड्रल, ओ मीन्स ऑर्थोरोम्बिक, उसके बाद एम मीन्स मोनोक्लिनिक, उसके बाद टी आएगा हमारे पास ट्राइक्लिनिक, उसके बाद एच मीन्स हेक्सागोनल, उसके बाद आर मीन्स रोम्बोहेड्रल। तो 3D के लिए आपने सिर्फ ये लाइन लर्न करनी है, सी टॉम देयर। सी मीन्स क्यूबिक, टी मीन्स टेट्राहेड्रल, ओ मीन्स ऑर्थोरोम्बिक, एम मीन्स मोनोक्लिनिक, टी मीन्स ट्राइक्लिनिक, एच मीन्स हेक्सागोनल और आर मीन्स रोम्बोहेड्रल। अब इसमें भी जैसे 2D में किया था कि अगर आपको एंगल पता चल जाए कि कितना है और साइड्स का पता चल जाए सेम है कि नहीं, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी शेप आ रही है। इसमें भी सेम है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, एक क्यूब बनाएं, क्यूब बनाई, इसको मैंने एक्स एक्सिस, इसको वाई और इसको मान लिया जेड एक्सिस। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब ए के सामने वाले को हम अल्फा बोलते हैं, बी के सामने वाले को बीटा और सी के सामने वाले को गामा। ए साइड के सामने देखो कौन एंगल है, उसको हम अल्फा बोलते हैं, बी के सामने वाले को बीटा और सी के सामने वाले को गामा बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर तो ये तीनों सेम हैं, ठीक है, अब पहले हम साइड्स की बात करेंगे, लैटिस पैरामीटर्स की बात करेंगे। तो अगर तो तीनों साइड सेम है तो वो क्यूबिक हो जाएगा। अब इसको उठा के आपने नीचे लिख देना है, इसको उठा के बिल्कुल नीचे लिख दो, ठीक है। उसके बाद अब तीनों सेम है, एक साइड नॉट इक्वल्स टू करते जाओ,
इसमें ए और बी सेम होंगे बट सी साइड सेम नहीं होगी। इसको उठा के नीचे लिख दो, ठीक है। उसके बाद फिर इसको भी नॉट इक्वल्स टू कर दो, इसको उठा के नीचे लिख दिया। अब यहाँ पे यही सेम लिख दो, पहले तीनों सेम थी, इसको उठा के नीचे लिख दिया, फिर एक नॉट इक्वल्स टू कर दी, उसको उठा के नीचे लिख दिया, फिर तीनों नॉट इक्वल्स टू कर दी, फिर उसको उठा के नीचे लिख दिया और यहाँ पे भी ये वाला सेम आ जाएगा। तो ऐसे आप साइड्स को लर्न कर सकते हो कि किसकी कौन सी साइड इक्वल है और कौन सी साइड इक्वल नहीं है। अब हम बात करते हैं एंगल्स की। अब इसमें एंगल कितना होता है, तीनों 90 होते हैं, इसमें तीनों एंगल्स 90 होते हैं। ये वाले इसके लिए भी सेम होते हैं, इसके लिए भी सेम होते हैं, मीन्स इसके एंगल भी तीनों 90 होते हैं, इसके एंगल भी तीनों 90 होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब एक एंगल नॉट इक्वल्स टू कर दो, अल्फा और बीटा सेम होंगे, 90 होंगे, बट गामा 90 नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तीनों ही नॉट इक्वल्स टू कर दो, ये तीनों एंगल 90 के इक्वल नहीं होंगे। और हेक्सागोनल में तो आपको पता ही है कि क्या होता है, दो एंगल 90 होते हैं और एक एंगल 120 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको उल्टा दो, तीनों एंगल्स इक्वल तो हैं बट नॉट इक्वल्स टू 90 होंगे, इक्वल तो हैं बट नॉट इक्वल्स टू 90। तो आप ऐसे एंगल्स को लर्न कर सकते हो। पहले तीनों में तीनों एंगल्स 90 हैं, उसके बाद फिर एक नॉट इक्वल्स टू कर दो, फिर पहले दो इक्वल्स थे, एक इक्वल नहीं था, फिर तीनों ही इक्वल नहीं है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे तीनों इक्वल नहीं हैं बट इक्वल्स टू 90 होते हैं। ये हमारे पास यही हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हेक्सागोनल में तो पता ही है कि दो एंगल 90 होते हैं और एक 120 होता है। फिर इसमें तीनों एंगल सेम तो हैं बट नॉट इक्वल्स टू 90 होंगे। तो ऐसे हम 3D में कितने टाइप्स के ब्रेविस लैटिस बनेंगे वो फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें, मैंने लिखा तो 14 है बट ये टोटल कितने हैं, 7। बट इसमें हमारे पास जैसे रेक्टेंगल में प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव थे, इसमें हमारे पास क्या होगा, एक बनेगा सिंपल क्यूबिक, एक बनेगा बॉडी सेंटर्ड और एक बनेगा फेस सेंटर्ड। अब ये सिंपल, बॉडी और फेस सेंटर्ड क्या है, ये क्यूब, ठीक है, ये हमारा एक रूम की तरह ही है। अब अगर सिंपल है तो सिंपल में क्या करोगे, सभी कॉर्नर्स पे एटम रख दोगे। बॉडी में क्या करना है, सभी कॉर्नर्स पे एटम रखे और एक सेंटर में भी एटम प्लेस कर देना है, पूरी बॉडी के सेंटर पे, ठीक है, एक क्यूब के सेंटर में एटम प्लेस करना है। फेस सेंटर पे क्या हो जाएगा, कॉर्नर पे तो एटम रखने ही हैं बट ईच फेस के सेंटर पे, मीन्स 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस के सेंटर पे एटम प्लेस कर देना है। तो यहाँ पे टेट्रा, क्योंकि क्यूबिक में 3 टाइप्स के आ जाएंगे, टेट्राहेड्रल में एक सिंपल आ जाएगा, एक बॉडी आ जाएगा। ऑर्थोरोम्बिक में सिंपल, बॉडी, फेस और एक आ जाएगा बेस, मीन्स हमने उसके बेस पे, बेस के सेंटर में एटम प्लेस करना है। उसके बाद मोनोक्लिनिक, सिंपल और बेस आ जाएगा। फिर ट्राइक्लिनिक, सिंपल, ये भी सिंपल, ये भी सिंपल, सिंपल मीन्स सिर्फ कॉर्नर पे एटम प्लेस करने हैं। अब आपको ये याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि बेस वाले में, हाँ, इनके स्ट्रक्चर याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कैसा आएगा, सिर्फ ये याद रखो और एंगल्स याद रखो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा, ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर ये है कि क्यूबिक बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा या फिर क्या बनेगा, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये सब चीज़ें कि यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल कैसे बनता है, बेसिस क्या होता है हमारे पास, उसके बाद प्रिमिटिव क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, ब्रेविस लैटिस 2D में कितने होते हैं, फिर 3D में कितने होते हैं, इतने पता होने चाहिए। तो आप ये लर्न करोगे, ठीक है। थैंक यू।